स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम एसएसटी में टॉपिक पढ़ेंगे डेवलपमेंट, जो आपके इकोनॉमिक सेक्शन से आता है। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले लेंगे, फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, उसे समझेंगे कि वो है क्या। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ दैट प्रोसेस विच फुलफिल्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस है जो फुलफ़िल करती है। क्या फुलफ़िल करती है? प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को, आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को, बट किस कंडीशन में? विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, कुछ भी नुकसान पहुंचाए बिना। किसको नुकसान नहीं पहुंचाते? कि आगे की यानी फ्यूचर जनरेशन जो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो उन्हें संसाधन चाहिए, उनको नुकसान पहुंचाए बिना आज की प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना। यानी ऐसी डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट के लिए तो हो रही हैं, लेकिन फ्यूचर की जनरेशन के रिसोर्सेज को ख़त्म या डिस्ट्रॉय या डैमेज किए बिना। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आते हैं कुछ मेजर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए या उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए और कुछ स्टेप्स हमें बताए गए हैं यहाँ पर कि क्या स्टेप्स हम फॉलो करके इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है इसके कंट्रोलिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रिएटिंग एन अवेयरनेस टू प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स जो किसी भी रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, और साथ ही साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करी जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोवाइड करने के लिए, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में किसी को समझाया जाए, बताया जाए और अवेयरनेस इसके बारे में क्रिएट करी जाए। क्लियर? इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो जिनका दोबारा से यूज़ हो सकता है, जो कम्प्लीटली डैमेज नहीं होते, उनको अगेन से हमें रीयूज़ कर लेना चाहिए। तो इस प्रोसेस को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है वो मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोडक्शन इसका मार्केट में आना चाहिए, हमारी लाइफ में आना चाहिए, जिससे कि हम प्योरिटी की तरफ जाएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक और प्रमोशन या एक और मौका मिले। ठीक है? फिर ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए जो भी स्टेप्स हमें फॉलो करने को मिले, वही हमें अडॉप्ट करने चाहिए। यानी हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो सके, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे। ठीक है? इसके लिए एक और चीज़ है कि प्रिजर्वेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, ज़रूरी है कि प्रिजर्व करा जाए जो रिसोर्सेज के स्टॉक्स होते हैं उनको, जिससे कि हम बाकी जो नए नए रिसोर्सेज लाते रहेंगे और पुराने वालों को हम, जबकि हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, बट हम ना करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते, डैमेज कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, वो हमारे लिए, आगे की जनरेशन के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। ठीक है? जिसमें कि इंक्लूड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जो हम प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ करते विदाउट वेस्टिंग देम, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे रह जाएंगे, आज के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि 2019 में एग्ज़ाम में आया था, तो इसको भी समझते हैं। Sustainable development is a crucial step for the development of a country. Explain with 3 suitable example. तो देखते हैं क्या कि ये एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो प्रोसेस है, ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है किस चीज़ के लिए? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। चलिए देखते हैं।
क्या कहते हैं इसके बारे में, कैसे समझाया जाए। देखिए, पहला पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड मीट द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। जैसा कि अभी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा, ये वही है कि इसमें क्या होना चाहिए कि डेवलपमेंट करें बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ऐसे कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए जो भी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो उन्हें रिसोर्सेज चाहिए उनको हम दांव पे लगा दें, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, economic growth and rapid industrialization in the past century have led to reckless exploitation of natural resources। देखिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और की वजह से हम लोग बहुत सारे फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उसमें उसकी वजह से और यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पास्ट सेंचुरी मतलब पिछले कुछ शतकों में, कुछ पिछले 100 सालों में क्या हुआ है, रेकलेस एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। किस चीज़ का, नेचुरल रिसोर्सेज का। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम कहें कि कुछ भी डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी काम होता है, चाहे वो हॉस्पिटल ही खुल रहा है, चाहे वो मॉल खुल रहे हैं, चाहे वो फ्लैट्स एंड सोसाइटीज़ बन रही है, उनकी वजह से कितने सारे पेड़ काटे जाते हैं, जंगलों को तबाह कर दिया गया है, करा गया ना। तो ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है, वो समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हम भी जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड है। वो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से बना लेंगे। वाटर है, वाटर को हम अपने आप से फॉर्म नहीं कर सकते। आप सभी इस समय में इस बात से अनअवेयर नहीं हैं कि अर्थ पे से पानी बहुत ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न हम खुद ही हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर हम बहुत सारे रिसोर्सेज को बिल्कुल ही ख़त्म करते जा रहे हैं। उनका वही वाली बात है कि रेकलेस यूज़ हो रहा है, उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दस ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ फ्यूचर जनरेशंस विल बी इन डेंजर। यानी अगर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन की ग्रोथ और जो प्रोग्रेस है, आने वाली जनरेशन को भी तो ग्रोथ की ज़रूरत है, प्रोग्रेस करनी है, उन्हें भी अपनी लाइफ जीनी है, वो डेंजर में आ रहे हैं इन द इवेंट ऑफ एग्जॉक्शन ऑफ रिसोर्सेज। वही वाली बात है, हम रिसोर्सेज को डैमेज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए डिफ़िकल्टी सामने आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय नेशनल डेवलपमेंट, गिव योर ओपिनियन। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी पढ़ा है, अब नेशनल डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ये नेशन का डेवलपमेंट है, कंट्री का डेवलपमेंट है, उसी को नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया, रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री विच इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है कि कैसे कैसे नेशनल डेवलपमेंट होता है, नेशन के डेवलपमेंट में क्या पॉइंट्स आते हैं। पहला, देयर शुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। सभी के लिए फेयर एंड, मतलब समझ रहे हैं, सभी के लिए एक जैसी बात। तो यहाँ पर अगर सिंपल वे में हम कहेंगे तो यहाँ पर फेयर का क्या मतलब है, जो कि बिल्कुल जिसमें नाइंसाफ़ी ना हो या कुछ भी अनफेयर ना हो, सबके लिए एक सा रास्ता हो, ठीक है, एक मार्ग हो। मार्ग का मतलब यहाँ पे रोड्स के लेकर नहीं है, बहुत सारी बातों के लिए होता है, ठीक है। तभी डेवलपमेंट होता है किसी कंट्री का, जहाँ पर इक्वालिटी, अगर इसको हम लेकर चले तो इक्वालिटी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है, देयर शुड बी ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। इट शुड बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड नॉट अ स्मॉल ग्रुप। और कुछ भी जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों को मिले, कुछ ही ग्रुप को मिल रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी को लेके चल के, नहीं, सभी लोगों के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड होने चाहिए, किसी भी बात को लेकर हो जाए। देन देयर शुड बी इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इन सच अ वे
इस तरीके से इनकम जो होनी चाहिए वो इस तरीके से बढ़नी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि दैट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कि जो अमीर और गरीब के बीच का जो फ़र्क है वो मिनिमाइज हो सके, कम हो सके। ठीक है। सिटीज़न शुड बी प्रोवाइडेड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़। जो भी नागरिक हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी शैक्षिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना। कि कोई भी सिटीज़न है उसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, किसी भी क्लास का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उनको हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से और इक्वल फॉर्म में मिलनी चाहिए। क्लियर। तो ये है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स, और एक्चुअल में यही होना चाहिए। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तब होता है जब उसका हर व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का हो, अमीर हो गरीब हो, उसको वो सारी सुविधाएं मिलें इक्वली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 3 डेवलपमेंटल गोल्स विल यू लाइक टू प्रिस्क्राइब फॉर रूरल लेबरर्स। जो रूरल लेबर्स होते हैं, ग्रामीण जो मज़दूर होते हैं, उनके लिए कौन से डेवलपमेंटल गोल्स होने चाहिए, ऐसा आप बताएंगे अपने विचार से। ठीक है। तो यहाँ पर पहला है मैक्सिमम डेज ऑफ वर्क। ठीक है, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन मिलने चाहिए काम करने के लिए, ऐसा है। बेटर वेजेस सो दैट दे मे मेक द बोथ एंड्स मीट। उनको एक अच्छे वेजेस मिलने चाहिए, ये नहीं कि मेहनत के अनुसार मिलना चाहिए, उनका परिश्रम जो करा है उसको जस्टिफाई करते हुए उनका जो वेजेस हैं वो उनको मिलने चाहिए, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है लोकल स्कूल्स प्रोवाइड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। जो लोकल स्कूल्स होते हैं वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। ठीक है। उसके बाद है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड दे कैन टू बिकम लीडर्स इन द विलेज। बिल्कुल सही पॉइंट, कि कोई भी भेदभाव, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वो भी उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो गांव के लीडर बन सकें। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रूरल लेबरर्स के लिए होने चाहिए, तय होने चाहिए, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ लिटरेसी एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। कि क्यों लिटरेसी यानी साक्षरता इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन किसी भी उसमें आ जाए, यहाँ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फील्ड में मांगा, किसी भी फील्ड के लिए लिटरेसी इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है। तो इसलिए इसको कोई भी फील्ड आ जाती है उसमें लिटरेसी की इम्पोर्टेंस को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो पॉइंट्स आ गए। क्यों ज़रूरी है, देखिए लिटरेसी, साक्षरता यानी पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। ऐसा ही होता है ना कि एजुकेटेड पर्सन, जो शिक्षित व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास नई समझ होती है, नई चीज़ों की जानकारी होती है, कुछ आइडियाज़ आते हैं पढ़ने के बाद और लोगों से मिलने के बाद, उसका माइंड और ब्रॉड होता है। ठीक है। एजुकेशन एनहेंसेस द टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन, आ गया ना उसी से रिलेटेड। उसके बाद है एन एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर देन द इलिटरेट पर्सन। जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो एक अनपढ़ व्यक्ति से ज़्यादा कमा सकता है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। एन एजुकेटेड पर्सन कैन यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। और जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है और हेल्प कर सकता है कंट्री की प्रोग्रेस में, क्योंकि अगर वो अपने लिए प्रोग्रेस कर पा रहा है, अपनी ग्रोथ कर पा रहा है, तो अल्टीमेटली वो कंट्री की ही ग्रोथ होती है। इसीलिए एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी व्यक्ति का एजुकेटेड होना, लिटरेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कंट्री को कंट्रीब्यूट करेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। क्लियर। आज की वीडियो में अभी इतने ही क्वेश्चन पे हम वीडियो जो है एंड करते हैं, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनसे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप अपने तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं।
आपको समझ में आई होगी क्वेश्चन आंसर्स। तो बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे हैं, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।